नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और बार स्वागत है एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में एक नई आवाज़ के साथ हम शुरू करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ अशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। मैं कई बच्चों में से एक था। मैं लंबे चौड़े और सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में चूने पत्थर और ईंट से बना यह घर पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी आवश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, पर घर में सभी आवश्यक वस्तु समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरी बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादेपन से बीता। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर देती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती थी। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। अरबी में जो नमाज अदा की जाती थी उसके बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं था, लेकिन यह पक्का विश्वास था कि ये बातें ईश्वर तक अवश्य पहुंच जाती हैं। जब मैंने पिताजी से नमाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिता ही से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। यही गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। लेकिन मैंने जलालुद्दीन और शम्सुद्दीन के साथ अपना समय गुजारा। स्कूल शिक्षा नहीं होने के बावजूद भी जलालुद्दीन एवं शम्सुद्दीन इतनी सहज बुद्धि के थे और मेरे सवालों का यूं झट से जवाब दे देते थे कि बचपन में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मनोभावों को उनके समक्ष रख सका। मेरे बहनोई जलालुद्दीन मुझसे करीब 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। रास्ते में हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जितनी श्रद्धा से देश के किसी हिस्से में आए कोई भी तीर्थ यात्री करता था। इस परिक्रमा के बाद हम अपने शरीर को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते थे। पूरे इलाकों में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोज और समकालीन साहित्य और चिकित्सक विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वे मेरे चचेरे भाई शम्सुद्दीन थे। वे रामेश्वरम में अखबार के
एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तब मैं 8 साल का था। विश्व युद्ध का हमारे यहाँ जरा भी असर नहीं था, लेकिन जल्दी ही भारत पर भी मित्र देशों की सेनाओं में शामिल होने का दबाव डाला गया और देश में एक आपातकाल घोषित कर दिया गया। उसका पहला नतीजा इस रूप में सामने आया कि रामेश्वरम स्टेशन पर गाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अखबारों के बंडल रामेश्वरम और घनुशरुड़ी के बीच रामेश्वरम रोड पर चलती ट्रेन से गिरा दिए जाते थे। जब शमसुद्दीन को ऐसा मददगार की आवश्यकता हुई जो अखबार के गिरे हुए बंडलों को उठाने में उनका हाथ बटा सके, मैं ही उनका मददगार बना। इस तरह शमसुद्दीन से मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली। आधी शताब्दी गुजर जाने के बाद आज भी मैं अपने द्वारा कमाई पहली तनख्वाह पर गर्व करता हूँ। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंद और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामचंद्र शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हममें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। जब मैं रामेश्वरम के फ्राकमीरी स्कूल में 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक नए शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं कक्षा में हमारे आगे की पंक्ति में बैठा करता था। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच में चले जाने के लिए कहा। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझसे पीछे वाली पंक्ति में बैठाया गया। देख मेरा मित्र रामनंद काफी उदास नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर जो रुआसी के भाव थे, उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद मैंने घर आकर यह पूरी घटना बताई। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। गांधी जी ने ऐलान किया, भारतीय स्वयं अपने भारत का निर्माण करेगा। पूरे देश में अप्रत्याशित उम्मीदें थीं। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर अपने जिले रामनाथपुरम जाकर पढ़ाई करने की अनुमति मांगी। उन्होंने सोचते हुए कहा, अबुल, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाना होगा। हमारा प्यार तुम्हें बांधेगा नहीं और ना ही हमारी ज़रूरतें तुम्हें रोकेंगी। मेरी हिचकिचाती हुई माँ को उन्होंने खलील जिब्रान का हवाला देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे जरिए आते हैं, लेकिन तुमसे नहीं आते। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं। उनके विचार स्वयं उनके अपने होते हैं। रामनाथपुरम समुद्र होते हुए भी बनावती में जीता समाज था। इसकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। मुझे घर की बड़ी याद आती और मैं रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशता रहता। घर की बहुत याद आने के बावजूद मैं नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध था, क्योंकि मेरी सफलता से पिताजी का बहुत उम्मीद जुड़ी हुई थी। पिताजी मुझे कलकत्ता बना देखना चाहते थे और मुझे लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना मेरा फर्ज है। जलालुद्दीन मुझसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बात किया करते थे। जब भी मुझे घर की याद आती तो मैं उदास होता, तो मैं प्रायः उनकी कही बातों को मन में याद कर लेता। उनके कहे अनुसार मैं अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को पाने के लिए कठोर परिश्रम किया। मैं रामेश्वरम नहीं लौटा, बल्कि अपने घर से और ज़्यादा दूर चला गया।
अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई 1989 को निर्धारित किया गया। प्रक्षेपण से पहले वाली रात को डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और मैं रक्षा मंत्री के साथ घूम रहे थे, जो IT और अग्नि का प्रक्षेपण देखने आए थे। उन दिन पूरी चांदनी रात थी। ज्वार पूरे जोरों पर था। लहरें एक दूसरे से टकराकर शोर पैदा कर रही थीं। क्या कल होने वाले अग्नि प्रक्षेपण में हम कामयाब रह पाएंगे? यह सवाल हम सबके दिमाग में घूम रहा था, लेकिन हम में से कोई भी उस चांदनी रात के सन्नाटे को तोड़ना नहीं चाहता था। लंबी चुप्पी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री ने आखिरकार मुझसे पूछ लिया, कलाम, कल अग्नि सफलता पर तुम मुझसे क्या तोहफा लेना पसंद करोगे? यह एक साधारण सवाल था जिसका जवाब मैं तत्काल नहीं सोच सका। ऐसा क्या चाहूं जो मेरे पास नहीं हो? मुझे खुशी किससे मिल सकती है? और तब मुझे जवाब मिल गया। मैंने कहा, हमें और CI में 1 लाख छोटे पौधे लगाने की ज़रूरत है। तुम अग्नि की सफलता के लिए धरती माँ का आशीर्वाद ले रहे हो। हम कल जरूर सफल होंगे, उन्होंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि को छोड़ा गया। यह पूरी तरह सफल प्रक्षेपण था। यह किसी ध्वस्त स्वप्न वाली रात के बाद खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। वर्ष 1999 के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई। मुझे और डॉक्टर अरुणाचलम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मुझे 1 दशक पूर्व मिले पद्म भूषण की यादें ताज़ा हो आईं। मैं आज करीब वैसे ही रहता हूँ जैसे उस समय रहता था। 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कमरा और मुख्य रूप से किताबों से सजा हुआ। कागज के पुलिंदे और थोड़ा सा फर्नीचर भी था। मेज का बैरा मेरे लिए इडली और छाव का नाश्ता लेकर आया। वह मुस्कुराया और मुझे बधाई दी। मेरे देश के लोग द्वारा मेरे काम को प्रदान की गई मान्यता मुझे छू गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर देश छोड़कर पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। यह सही है कि उन्हें निश्चित ही वह पैसा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन अपने देश के लोग के प्रेम और सम्मान की क्या कोई भरपाई कर सकता है? APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है आत्मकथा। आशा आप सबको पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।